आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। ये ख़ास मुलाकात एक तरह से दिल्ली असम्बली इंतखाबात को लेकर है, इसलिए हम इसको दिल्ली की सियासी ख़ास मुलाकात कह सकते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद है आम आदमी पार्टी की एक बहुत ही अहम रहनुमा आतिशी जी, जो इस बार कालका जी से किस्मत आजमाएंगी मगर असम्बली के लिए। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है आतिशी जी, और ये हमारी दूसरी मुलाकात है। इससे कबल हमने लोकसभा इंतखाबात में आपके साथ चलते फिरते बात की थी। लगता है कि आम आदमी पार्टी आपको हमेशा इम्तिहान में मुब्तला करती है और आपको ऐसी जगह भेजती है जहां आपके मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार हो। क्या मतलब वो आपको बहुत मजबूत समझती हैं कि आप सलीके से लड़ पाएंगी, या आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है? देखिए, वो तो पार्टी का डिसीजन है कि जिन जिन सीटों पे पार्टी को लगता है कि जो थोड़े सीनियर लोग हैं या नॉन फेसेस हैं पार्टी के, जहां पे वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उस आधार पे पार्टी निर्णय लेती है। तो इस बार कालका जी में चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ है। इसकी वजह ये तो नहीं है कि वहाँ से कांग्रेस के बहुत मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं? सुभाष चोपड़ा जो कांग्रेस के दिल्ली के सदर भी हैं, और वहाँ वो 3 टर्म्स जो रहे, 98 भी रहे, 3 में भी रहे, 2003 में, और उसके बाद 2008 से भी वो वहाँ पर जीते, और इस वक्त उनको वहीं घेरने की ये रणनीति अगर कहें आपकी। देखिए, कालका जी की चॉइस तो इसलिए है क्योंकि कालका जी एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे शिक्षा को लेके, तालीम को लेके बहुत काम किया है हमने। एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी में खोला गया है, कई नए स्कूल खोले गए हैं। पायलट स्कूल जो हमारे मॉडल स्कूल हैं वहाँ पर, वो भी कालका जी विधानसभा में है, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से बहुत काम हुआ है और मेरा काम शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा है। कालका जी को चूज करने का तो ये कारण था। बाकी रही कांग्रेस की बात, देखिए आप भी जानते हैं कि आज दिल्ली के इस चुनाव में कांग्रेस के क्या हालात हैं। तकरीबन सब सर्वेज अगर आप देखेंगे तो कोई भी सर्वे जो अलग अलग चैनल्स कर रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं, कोई भी कांग्रेस को डबल डिजिट में भी वोट शेयर नहीं दे रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस से चिंता करने का तो बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं है दिल्ली के चुनाव में। तो ये आप लोगों में ये बात नजर आई, जैसे लोकसभा इंतखाबात में हम देखते रहे कि एक पूरी सीरीज में आप लोगों की बातचीत भी चलती रही कि कांग्रेस के साथ 7 सीटों के लिए कोई ना कोई इस तरह का इत्तेहाद हो जाए, जिसमें कोई एक ऐसा फार्मूला निकला है जिसमें मिल के लड़ें, ताकि भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त मुकाबला सलीके से कर सकें। लेकिन इस बार आप लोगों की जानिब से ऐसी कोई तड़प या ना उनकी तरफ से भी दिखाई दी, ना आप लोगों की तरफ से। तो ये समझा जाए कि आप लोग बहुत मजबूत अपने आप को समझकर आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है आपके नजर में। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो खुद ही जानते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप तो ये जानते हैं कि आजकल आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, किसी भी तबके के लोगों से बात करिए, और अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि जी इस बार किसको वोट देंगे, तो लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है और वो है केजरीवाल। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज के दिन में सिर्फ, वरना कहा जाता था आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, और लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चाहे वो झुग्गियों में रहने वाले हों, कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले हों, फ्लैट्स में रहने वाले हों, पॉश एरियाज में कोठियों में रहने वाले हों, आज सब ये मान रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया है और अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नहीं, एक चीज ये आप लोगों ने आप जो कह रहे हैं, और जो आपका नारा भी है, लगे रहो केजरीवाल वाला जो नारा है, और उससे पहले भी एक नारा था कि दिल्ली मांगे दिल से केजरीवाल फिर से, तो इन दोनों नारों में फर्क क्या नजर आता है आपको? देखिए, दोनों तो शायद एक ही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात आपको दिल्ली की जनता में भी दिख रही है। आप दिल्ली की डीटीसी बस में चले जाइए किसी दिन, आपको महिलाओं की बातचीत में आज भी जब वो उन्हें पिंक कलर की फ्री टिकट मिलती है तो केजरीवाल की तारीफ निकलती ही है। जब महीने का बिजली का बिल आता है और 35 लाख परिवारों के घर में 0 बिल आ रहा है, तो अरविंद केजरीवाल की तारीफ उनके मुंह से निकलती ही है। जब पानी का बिल देखते हैं, जब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में देखते हैं और इतनी शानदार फैसिलिटीज हो गई हैं, तो दिल्ली वालों के मुंह से ही आवाज निकल रही है। जो हमारा नारा भी है, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, ये एक्चुअली पब्लिक फीडबैक से आया है। आपके जो विरोधी हैं, आपकी इन सब ये कहते हैं कि आप मुफ्त सब चीजें बांट रहे हैं, लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं, हर चीज फ्री दे रहे हैं, उसको लेके काफी चीजें कही जाती हैं। मैं इस बात से काफी अचंभे में रहती हूँ कि भाजपा के इतने बड़े बड़े जो नेता, और खासकर जो खुद सांसद हैं, जिनको अपने घरों में सरकार से हजारों यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, वाईफाई फ्री मिलता है,
प्लेन में जाने की टिकट फ्री मिलती है, गाड़ी मिलती है फ्री, ड्राइवर मिलता है फ्री। अगर एक आम इंसान को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए तो बीजेपी के नेताओं को उससे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर आप लोग खराब कर रहे हैं आप लोगों तो वो भी छोड़ दें। जब सांसद होने के नाते गौतम गंभीर ने आज सुबह बयान दिया है कि लोगों को चीजें फ्री नहीं देनी चाहिए। विजय गोयल खुद कहते हैं कि लोगों को चीजें फ्री नहीं देनी चाहिए। तो आप बताइए, आप सांसद हैं, पहले आप छोड़िए ना। जब एक आम इंसान जो हर महीने में अपनी तनख्वाह से अपने घर का बजट संभालने में और मैनेज करने में जो संघर्ष करता है, उसको जब बिजली का बिल जीरो आता है तो बहुत बड़ी राहत मिलती है। कि कांग्रेस ने अभी पूरा एक रिसर्च करके निकाला कि आप लोगों ने जो शिक्षा का बजट था, जो तालीम का बजट था, वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। वो कहते हैं कि सिर्फ शोर ज्यादा हो रहा है। उसको क्या लेकर कहती है? मैं उनसे कहूंगी कि अगर उनको समय मिलेगा तो एक बारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जरूर आए। जो हाल था सरकारी स्कूलों का 5 साल पहले, मुझे याद है कि जब फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, जब मैं पहली बार एक दिल्ली में सरकारी स्कूल में गई, आप गेट के अंदर घुसी, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होता था सरकारी स्कूल। और इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी कि जिस टॉयलेट की बदबू 50 मीटर दूर आ रही है, उसके बाहर कॉरिडोर में बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते थे। आप क्लास के अंदर जाइए, डेस्क नहीं होते थे, बच्चे दरियों पे जमीन पे बैठे होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे। ये हाल होता था सरकारी स्कूल। तो आप अपने काम को लेकर जो है, आज अगर आप सरकारी स्कूल में जाइए, वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। दूसरी बात, सीबीएसई के एग्जाम तो पहले भी वही थे, आज भी वही है। ऐसा कैसे हो गया है कि सरकारी स्कूलों के नतीजे आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए हैं? ऐसा कैसे हो गया है कि हर साल 300-400 बच्चों का एडमिशन आईआईटी जैसी बड़ी संस्थानों में हो रहा है? तो कांग्रेस के नेताओं से, भाजपा के नेताओं से मेरा ये आग्रह रहेगा, समय निकाल के सरकारी स्कूलों में जरूर जाएं। जो क्रांति आई है, जो बदलाव आया है, उन्हें अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। खैर, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि आतिशी जी जो है आम आदमी पार्टी की एक अहम रहनुमा है। तो हम इनसे ये भी बात करेंगे अब ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी जो है सीए और एनआरसी वगैरह को लेकर जो है इसमें वो तड़प क्यों नज़र नहीं आ रही, न वो जामिया में नज़र आ रही है, न जेएनयू में नज़र आ रही है जैसा कि पहले देखा था। तो क्या दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पी रहा है? लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। खास मुलाकात में, और जो कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक है, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी जी, जो कालका जी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार भी बनाई गई हैं असेंबली इंतखाबात के लिए। आतिशी जी, जैसे हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल में और आपकी पार्टी में बहुत तब्दीलियां आई हैं। जैसे हम आपको कहा जाता था कि धरना प्रदर्शन वाली पार्टी है, वो फौरन सड़क पर उतरती है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब जामिया में हुआ, जब जेएनयू में हुआ, या सीएए को वगैरह को लेके जो आपका एक स्टैंड है पार्लियामेंट में, वो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद शाहीन बाग का जो एजिटेशन चल रहा है उसमें कहीं आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उसका फ़ायदा आपके विरोधी, आपके जो अपोजिशन वाले हैं वो उठा रहे हैं। जैसे सुभाष चोपड़ा भी वहाँ पे गए, कल मनीष शंकर अय्यर ने वहाँ पे जाके कुछ ऐसा बोल दिया जिससे अपोजिशन को जो है, उनकी अपोजिशन को जो है मवाद भी मिल गया, और शशि थरूर भी होकर आए, कोई ना कोई जा रहा है। देखिए, 2 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये है, जो आप कह रहे थे कि हमें एक धरना प्रदर्शन वाली पार्टी माना जाता था। देखिए, धरना प्रदर्शन हम क्यों करते थे? अरविंद केजरीवाल को धरना क्यों करना पड़ता था? बेसिकली जहां जहां दिल्ली के लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे, सारे प्रेशर के बावजूद भी, जैसे जब सीसीटीवी कैमरा की हमने फाइल शुरू करी थी, तो सारी प्रक्रिया होने के बाद भी जब वो फाइल एलजी साहब के पास पड़ी थी और वो साइन ही नहीं कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते आ जाऊंगा, कर दूंगा। तो एक बार अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी उनके घर पे ही जाके धरने पे बैठ गए और 9 दिन तक वहां पे धरने पे बैठे रहे थे। क्यों? क्योंकि जो जनता के काम है वो हो नहीं रहे थे, तो इसलिए धरने करते थे। आई थिंक धरना प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, तभी किया है जब लगता है कि हम उससे उस मौके पे कुछ बदल सकते हैं। अभी सीए और एनआरसी में बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने विरोध तो किया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली की विधानसभा में है, दिल्ली की सरकार में है, और जो सीए एनआरसी है वो एक पार्लियामेंट में चेंज होने वाला मुद्दा है। तो पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल स्टैंड लिया है और सीए एनआरसी के विरोध में वोट भी दिया है। लेकिन जो चीज संसद में बदल सकती है
उसको दिल्ली की सरकार और दिल्ली की विधानसभा उतना ही इन्फ्लुएंस कर सकती है। नहीं, जैसे जेएनयू में जो तलबा के खिलाफ ज्यादतियां हुई, या जामिया में जिस तरह लाइब्रेरी में घुस के पुलिस ने मारा, वहाँ की वाइस चांसलर तक ने कहा कि हमने बुलाया नहीं था और वो हुआ, तो उसमें दिल्ली की जो सरकार है, या जैसे रास्ता बंद है कालिंदी कुंज का, तो दिल्ली की सरकार की वो उसमें वो हम कहते हैं शमूलियत या इंक्लूसिवनेस वो नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली में जो पुलिस है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो एलजी साहब के अंडर आती है। तो जब दोनों बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, चाहे जामिया का हुआ, उसके बाद जेएनयू का हुआ, तो तुरंत अरविंद जी ने आई थिंक सबसे पहले तो शांति की अपील करी थी कि शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, और दूसरा तुरंत ही एलजी साहब से बात करके, मुलाकात करके कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को तुरंत में कंट्रोल में लाया जाए, उसकी दरख्वास्त भी करी थी। तो आप घबरा तो नहीं रहे कि जैसे पिछली बार कन्हैया कुमार वाले मामले में आप लोग जैसे शामिल हो गए जेएनयू में, तो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये वो, और इस तरह वो आप क्योंकि इंतखाबात में जा रहे हैं, तो आप अभी फूंक फूंक का कदम रख रहे हैं कि कहीं ये कोई साजिश ना हो। हम बहुत क्लियर हैं कि जो चीज गलत है वो गलत है। जामिया के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स पे जिस प्रकार का वायलेंस हुआ वो बिल्कुल गलत है। कि पुलिस ने जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, देखिए पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि अगर जैसे जो आगजनी हुई वो बिल्कुल गलत है और पुलिस को उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की पत्थरबाजी, वायलेंस हो रही है तो पुलिस को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है और उसमें हम पुलिस के साथ खड़े हैं। लेकिन जो बच्चे अपनी क्लासेस में के अंदर बैठे थे, जो लाइब्रेरी के अंदर बैठे थे, जो हॉस्टल में थे, उन पर जिस तरह की हिंसा हुई वो बिल्कुल अनुचित है। और उस पर मुझे लगता है कि एक तो विरोध तो दर्ज करना अपनी जगह है, लेकिन उस पर मुझे लगता है कि बिल्कुल एक इंक्वायरी की भी होने की जरूरत है कि ऐसा निर्णय कैसे ले लिया गया। लेकिन अपोजिशन की जो मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और दीगर पार्टियां शामिल हुई, उससे आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग रखा। वैसे बीएसपी ने भी अलग रखा, एसपी ने भी रखा, टीएमसी ने भी खुद को उससे अलग रखा। इसकी कोई खास वजह क्या पूरी अपोजिशन एक होकर एनआरसी और सीए इसके खिलाफ नहीं आ सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो उस मीटिंग में बुलाया नहीं गया था, इसलिए आम आदमी पार्टी उस मीटिंग में गई नहीं, बुलाया ही नहीं गया था। पर जैसा मैंने कहा, हम लोगों का स्टैंड तो शुरू से स्पष्ट है। दूसरा, मुझे लगता है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो सीए और एनआरसी जैसे मुद्दे हैं, इनको इतना लाइमलाइट में क्यों लाया जा रहा है? इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भाजपा देश को भटकाने की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। आज असली मुद्दों से, आज आप देखिए, अगर आप इकोनॉमी का हाल देखिए, जितनी मंदी आज देश की इकोनॉमी में है, देश के इतिहास में पिछले 30 साल से नहीं रही होगी। 90s में जब इकोनॉमी को खोला गया था, लिबरलाइज किया गया था, तब ऐसी आर्थिक मंदी का समय था। आज आप बेरोजगारी को देखिए तो सीएमआई जो अपने फिगर्स निकाल रहा है, 9% पे पहुंच गई है बेरोजगारी। इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं रही है। तो आज इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। लोग पार्ले जी बिस्किट की कंपनी कह रही है कि हमारे बिस्किट नहीं खरीदे जा रहे। पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का आता है, छोटे वाला। अगर लोग 5 रुपए का बिस्किट नहीं खरीद पा रहे हैं, चाय में गिर के टूट जाता है ना, शायद इसलिए नहीं खरीद रहे होंगे। तो अगर लोग बिस्किट नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इकोनॉमी का हाल सोचिए, आप एक आम इंसान का हाल सोचिए। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि सीए, एनआरसी जैसे ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र की सरकार लोगों को भटकाने के लिए लेके जा रही है, कि सारा हमारा वाद विवाद आप और हम भी देखिए पिछले 5 मिनट से उसी पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दे हैं कि भाई देश की इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, देश के युवाओं को नौकरियां कैसे मिलेंगी, इस आर्थिक मंदी से हम बाहर कैसे निकलेंगे। पोजीशन का एक होना जरूरी है, लगता नहीं है कि बिल्कुल सही है, मिलजुल के बैठे, बिल्कुल सही है, बात करें। और ना सिर्फ ऑपोजिशन का, सरकारों का, राज्य की सरकारों का। तो मुझे लगता है कि ये सही है। तो अगर सीए और एनआरसी से विरोध है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमें भी एक तरह से इस ट्रैप में नहीं फंसना है। हमें भी देश को असली मुद्दों की राजनीति पर लेकर आना है और हमें केंद्र सरकार पर भी ये दबाव बनाना जरूरी है कि जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, उस पर एक्शन होना चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। खैर, दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली को लेकर जिस तरह की बातें कही जाती हैं, पॉल्यूशन वगैरह को भी लेकर, पानी को लेकर पिछले दिनों में बहुत कुछ ऐसा कहा गया, यहाँ तक कि जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं सेंट्रल के, उन तक ने भी कहा और दूसरे लोग भी सामने आए कि दिल्ली का पानी साफ नहीं है। और पॉल्यूशन को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई, इधर भी पॉल्यूशन बढ़ा, आप लोगों ने भी काम किए।
तो क्या मतलब ये कैसे आगे अगले 5 साल में अगर आप वापस आते हैं तो कुछ करेंगे इसके लिए? देखिए, पोल्यूशन को जब हम देखने जाते हैं हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सारे बड़े शहरों को देखिए भारत में, जो बड़े बड़े मेट्रोस हैं जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, देश के सारे बड़े शहरों में पिछले 3 या 4 साल में पोल्यूशन की दर सब्सटैंशियली बढ़ी है। दिल्ली इस देश में एक इकलौता शहर है जहां पे पिछले 4 साल में पोल्यूशन का लेवल नीचे आया है, 25% नीचे आया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्र सरकार की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े कह रहे हैं। तो शुरुआत तो हुई है प्रदूषण कम होने की, 25% एक बड़ी शुरुआत है, पर्याप्त नहीं है, उस पर भी हम आने वाले 5 सालों में काम करेंगे। खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक बहुत बड़ा जोर रहने वाला है आने वाले 5 सालों में। जिसकी बसें नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। देखिए, 5 साल के समय में अगर आप दिल्ली में देखिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत मूलभूत सुविधाओं पे काम किया है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। तो ये भी बात है कि अगर पिछली सरकारों ने 15-20 सालों में दिल्ली को इतने बुरे हाल में छोड़ा तो इसलिए उसे ठीक करने में भी समय लगता है। अब बसेस जरूर, ये भी बात सही है कि आने में समय लगा, लेकिन अब तो 4000 बसेस का प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है। अब तो हर हफ्ते आप पढ़ ही रहे थे कि 100 बसों का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री कर रहे थे। अभी भी रेगुलरली 100 करके हर हफ्ते नई बसेस दिल्ली की सड़कों पे आ रही हैं। चलिए हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, वक्त हो रहा है, और उसके बाद फिर दिल्ली पर ही लौट कर आएंगे, हम भटकेंगे नहीं, लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। खास मुलाकात में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी जी, जो कालकदी से आम आदमी पार्टी की इस बार उम्मीदवार हैं, सभी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको लेकर सुना है कि मरकजी हुकूमत जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको रजिस्ट्री वगैरह भी दे रही है, और आप लोगों को उस पर क्या एतराज है? ये बड़ी मजेदार चीज है। अगर आप भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका देखिए तो किसी भी राज्य में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी एनआरसी की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली की राजनीति अब काम पर आधारित है, वो भी जब दिल्ली आते हैं तो उन्हें कच्ची कॉलोनी की बात करनी पड़ती है, उन्हें रजिस्ट्री की बात करनी पड़ती है। तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली की राजनीति को हमने इतना बदल दिया है। अगर वो रजिस्ट्री कर रहे हैं उनकी, तो आप लोगों को क्या उसमें नहीं, अगर वो वास्तव में रजिस्ट्री कर रहे होते तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता। हम तो जब से आए हैं 2015 में, शायद शुरू के ही कैबिनेट डिसीजंस में से ये था जब हमने रिकमेंडेशन भेजा था केंद्र सरकार को कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि पक्का करने के नाम पे जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, अब कह तो रहे हैं कि वो पक्का कर रहे हैं और रजिस्ट्री दे रहे हैं, पर अगर आप वो 20 लोगों की रजिस्ट्रियां देखिए तो आपको कोई भी लोकल प्रॉपर्टी डीलर भी बता देगा कि वो फर्जी है। क्यों फर्जी है? कोई भी अनाधिकृत कॉलोनी अनाधिकृत क्यों होती है? वो इसलिए अनाधिकृत होती है क्योंकि मास्टर प्लान में अलग अलग टाइप के एरिया हैं, कुछ सरकारी है, कुछ एग्रीकल्चरल है, कुछ रेजिडेंशियल है, कुछ कमर्शियल है। तो जब कोई ऐसा इलाका जो रेजिडेंशियल नहीं है मास्टर प्लान के मुताबिक, वहां पे कोई कॉलोनी आ जाती है तो वो अनाधिकृत होती है। तो अगर आपको इसे अधिकृत करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका लैंड यूज चेंज करेंगे, वरना तो वो अनाधिकृत बनी रहेगी। अब केंद्र की सरकार ने लैंड यूज तो चेंज किया नहीं, एक कागज पकड़ा दिया, और उस कागज पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं पाया जाएगा तो हम उस पे एक्शन ले सकते हैं, हम उस पर डिमोलिश कर सकते हैं। भाई ये तो पता है वो मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं है, इसीलिए तो वो अनाधिकृत है। तो एक कागज पकड़ा देने से जो तथाकथित रजिस्ट्री है वो वास्तव में बदल नहीं चाहता। आज भी वहां पर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, कच्ची कॉलोनियों में हर प्रकार की सुविधा देने का काम आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। कच्ची कॉलोनियों में एक सम्मानजनक जिंदगी नहीं जी पाते थे। आज कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बन रही हैं, नालियां बन गई हैं, सीवर की लाइन डल गई है, पानी की लाइन डल गई है, सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं। मुझे लगता है कि आज दिल्ली में तकरीबन 95% कॉलोनियां अब पानी की पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं। तकरीबन सारी कच्ची कॉलोनियों में पानी की लाइन पहुंच गई है। तो आम आदमी पार्टी का फोकस ये रहेगा कि जो जो सारी कच्ची कॉलोनियों में विकास की जरूरत है वो हम देंगे, और उसी के आधार पे आगे रजिस्ट्री संभव है। क्योंकि जब आप देखिए, जब पक्के करने की बात आती है तो यही कहा जाता है कि जी
जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तो उसे पक्का नहीं किया जा सकता। तो आम आदमी पार्टी हर कच्ची कॉलोनी में रहने वाले को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का पूरा अधिकार देंगे और सारे काम जो उनके होंगे। दूसरी बात, हम भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे कि वो वास्तविक रजिस्ट्री करके दें, क्योंकि देखिए भाजपा नहीं होना चाहिए उसमें। बिल्कुल, देखिए आपको लैंड यूज चेंज करना ही पड़ेगा। जब तक आप लैंड यूज नहीं चेंज करेंगे तो आप एक कागज दे दीजिए कि जी आप मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं होंगे तो हम तोड़ देंगे। भाई वो तो मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं है, ये तो सबको पता है। कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है। एग्जैक्टली, इसीलिए फर्जीवाड़ा है। इसीलिए मैं कह रही थी आप हमसे मत पूछिए, आप किसी भी कच्ची कॉलोनी में जाके प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछ लीजिए कि जी इस रजिस्ट्री के आधार पर अब खरीद फरोख्त हो जाएगी, तो वो आपको कह देंगे फर्जीवाड़ा है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने 70 नाम का ऐलान किया, उसमें बहुत से लोगों के टिकट काटे भी गए, कुछ लोगों को बाहर से लाया गया। जब आप कह रहे हैं कि आप बहुत मजबूत बुनियाद पर खड़े हुए हैं, और तो फिर आपको जैसे आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? महाबल मिश्रा के बेटे को आप लेकर आए, इधर आप शुएब इकबाल साहब को लेकर आई हैं, तो आपने वहाँ पे इशराक साहब का टिकट काट दिया सीलमपुर से। यहाँ जहाँ से आप लड़ रही हैं वहाँ पर जो आपके पहले से असेंबली मेंबर हैं अवतार सिंह, वो भी अच्छा काम कर रहे थे, उनके मैंने पोस्टर्स वगैरह भी उस इलाके में लगे देखे। तो क्या वजह है कि ये 15 लोगों को आपने हटाया? क्या इन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया? क्या ये लोग जीत नहीं सकते थे, या इनको लोग नहीं चाहते थे? देखिए, हमने पिछले 4 महीने से हम रेगुलर सर्वेस करवा रहे हैं ग्राउंड पे, और उन सर्वेस में कई विधायकों के बारे में ये फीडबैक निकल के आया कि जितना काम उन्हें करवाना चाहिए था शायद उतना काम नहीं करवाया, जितना जनता के बीच में जाना चाहिए था उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, वो नहीं गए। देखिए, मजबूत इसलिए है क्योंकि पॉलिसीज ऐसी रही हैं, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सब काम रहा, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे एक जनप्रतिनिधि का काम है जनता के बीच में जाना। और अगर उस काम को, चाहे कोई मतलब हमारी पार्टी के विधायक हो, किसी और पार्टी के विधायक हो, अगर वो नहीं कर पाती तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो हमने कई सर्वेस करवाए जहां जहां पे ऐसा फीडबैक आया कि कई हमारे विधायकों को जितना जनता के बीच में जाना चाहिए था उतना नहीं। जिनको टिकट नहीं मिला वो तरह तरह के इल्जामात भी लगा रहे हैं। देखिए, जब टिकट कटता है तो थोड़ा दुख होता है, थोड़ा गुस्सा होता है, कुछ आवेश होता है। ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? आपकी पार्टी के साथ ही रुके रहेंगे या? देखिए, मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग जो नहीं भी लड़ रहे हैं चुनाव, वो पार्टी के साथ पहले से हैं और आगे भी रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सबको साथ में लेकर चले हम आने वाले समय में भी। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल है कि एक शख्सियत है प्रशांत किशोर नाम की, जो जनता दल यूनाइटेड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बिहार में जो उनकी सियासत है उनकी पार्टी की, वो पार्टी दिल्ली से भी चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसा सुना गया है, और शायद हो सकता है बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। वो प्रशांत किशोर साहब जो है आम आदमी पार्टी की मदद भी कर रहे हैं इंतखाबात में। किस तरीके से ये कंट्राडिक्शंस को आप लोग संभालेंगे? देखिए, जेडीयू की तो कोई वैसे ऐसी प्रेजेंस भी नहीं है दिल्ली में। हालांकि जेडीयू अक्सर चुनाव लड़ती आई है, 1-2% वोट उनके कैंडिडेट्स पाते आए हैं। प्रशांत किशोर जी की जो संस्था है आईपैक, एक तरह से एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है। आज आम आदमी पार्टी के साथ तो ये रिलेशनशिप आईपैक के साथ है, प्रशांत किशोर के साथ? ये रिलेशनशिप आईपैक के साथ है, और आईपैक ने, प्रशांत किशोर जी ने आम आदमी पार्टी को अप्रोच किया कि साथ मिलकर काम किया जा सकता है दिल्ली के चुनाव के लिए। और हम तो शुरू से ही तैयार रहते हैं कि कोई भी अच्छे लोग हों, साथ में आए, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो हमने आईपैक के साथ और प्रशांत किशोर जी के साथ भी काम करना शुरू किया। और जैसा आपने कहा कि मजबूती तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के चुनाव में है ही, लेकिन और बेहतर हम चुनाव में परफॉर्म कर सकें, इसके लिए तो पूरा प्रयास हर पार्टी करती ही है। बस आखिरी सवाल, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात जो हुए थे उसमें जो आप लोगों की परसेंटेज ऑफ वोट अगर देखा जाए वो कांग्रेस से कम है और बीजेपी से बहुत कम है। आप भी जहां लड़ी थी वहां पर भी आपके साथ जो हुआ, आपने बहुत मतलब 2-2.5 लाख वोट लिए आपने, लेकिन फिर भी वहां आप कमजोर रही और अब नहीं पे। कालका जी में आपको ऐसा क्या लगता है कि जो आप लोगों की वो परसेंटेज ऑफ वोट है उस पर वो जो लोकसभा की थी वो असेंबली इंतखाबात में नजर नहीं आएगी? देखिए, लोकसभा और असेंबली का चुनाव बहुत अलग अलग होता है। अगर आप पूरे देश भर में देखिए तो जो वोटर है
वो प्रधानमंत्री के चुनाव और मुख्यमंत्री के चुनाव को बहुत अलग अलग तरीके से देखता है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा जो है वो कहीं आप लोगों को ये दे रहे, आपके जहन में ये बात डाल रहे हैं कि ये असेंबली इंतखाबात जो है लोकसभा से इसलिए अलग होंगे कि महाराष्ट्र के रिजल्ट भी अलग है, झारखंड के भी। उससे भी इंटरेस्टिंग देखिए, उड़ीसा में तो दोनों चुनाव एक साथ हुए और उसके नतीजे अलग अलग आए। उड़ीसा में लोकसभा के जो चुनाव हुए उसके नतीजे भाजपा के फेवर में आए, जो स्टेट के चुनाव हुए उसके फेवर भाजपा के वहां पे भाजपा के फेवर में नहीं आए। तो लोग, जनता एक तरह से बहुत समझदार होती है, उन्हें पता है कि कौन से मुद्दे हैं जो नेशनल इलेक्शन के हैं। और ये बात सही है कि देश की जनता ने, देखिए हम सहमत हो या नहीं सहमत हो, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी पे अपना भरोसा दिखाया उस इलेक्शन में, और अब वो जनादेश लेके आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता को ये पता है कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जो दिल्ली का वोट है उस दिल्ली के वोट में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इसकी वजह क्या ये है कि ना तो बीजेपी से कि अभी कोई सीएम कैंडिडेट सामने है, चेहरा है, ना कांग्रेस से भी है? देखिए, इसकी प्रमुख वजह तो ये है कि पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं उसकी वजह से लोग चाहते हैं कि ये काम आगे भी बढ़ते रहे, इसलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए। और भाजपा के नेता भी दोस्तों, आज गौतम गंभीर ने कहा है कि हम कुछ फ्री नहीं देंगे। विजय गोयल कह रहे हैं कि जी सब्सिडी से पैसा खराब होता है। तो ऑब्वियसली दिल्ली के लोग चाहते हैं कि जो उन्हें बिजली पानी की सुविधा मिल रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, वो मिलती रहे। और दूसरी आज आपने 2 बार लिया है। और नहीं, वो बयान ही ऐसे दे रहे हैं कि हम बिजली, देखिए दिल्ली के लोग, अब हो सकता है कि गौतम गंभीर 400 करोड़ के मालिक हों, लेकिन दिल्ली में रहने वाला एक आम इंसान जो 20,000 रुपए की तनख्वाह पा रहा है, 25,000 रुपए की तनख्वाह कमा रहा है, उसके लिए 2,000 रुपए का बिजली का बिल बहुत मायने रखता है। कालका जी में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव में चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, मेहनत तो हमेशा ही करनी पड़ती है। तो पूरी मेहनत कालका जी में हमारी लगेगी। लेकिन माहौल बहुत अच्छा है, ना सिर्फ कालका जी में बल्कि पूरी दिल्ली में। आज जैसा मैंने कहा कि हर तबके के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कालका जी में भी और पूरी दिल्ली में बहुत बेहतरीन नतीजे। तो आतिश जी, हम लोग से बात करने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से पूरी नेक ख्वाहिशात है आपको। थैंक यू। तो ये थी आतिशी जी खास मुलाकात में, सियासी खास मुलाकात में, और जो आम आदमी पार्टी की बहुत अहम रहनुमा है और कालका जी से अपनी किस्मत आजमा रही है। देखते हैं 11 फरवरी को क्या नतीजे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।